नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये क्लास 9th मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर है 2024-25 के लिए। इसकी 2 वीडियो हमने कर ली थी, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर हो गया था। देखो, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में आगे 21 तक है, ठीक है, 17 से 21 तक। अब सेक्शन सी इस वीडियो में हो जाएगा। देखिए, इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 22 में, in the figure angle PQR equal to angle PRQ, then prove that angle PQS equal to PRT। देखो, आकृति में यदि एंगल PQR PRQ के इक्वल है तो सिद्ध कीजिए कि PQS इक्वल टू PRT। ये आपकी बुक में बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको 6.1 या 2 में से यहीं से क्वेश्चन नई बुक में, ठीक है। देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, आपको शो क्या करना है, करना है आपको PQS इज इक्वल टू एंगल PRT टू प्रूव, ठीक है, मतलब सिद्ध करना है आपको। ये हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। शो आपको ये करना है, आपको गिवन है, देखो ये आपको गिवन है PQR इक्वल टू PRQ। ये आपको गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। देखो, इस ट्रायंगल को देखिए आप, इसमें बोला गया है कि देखो, ये बोला गया कि जो यहाँ पे एंगल PQR है वो PQR PRQ के इक्वल है। तो हमने क्या लेना है, देखिए यहाँ पे एक बार आपने ये एंगल लेना है PQS और एंगल PQR। क्यों लेना है बेटा? देखो आप, देखो इस एंगल को देखो आप, ये एंगल मिला के कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, रैखिक युग्म जिसको बोलते हो। देखो, इसका सम 180 बनेगा ना, इसका सम भी कितना बनेगा, 180। इसलिए मैंने ये दोनों एंगल लेने हैं, क्योंकि इनका दोनों का सम कितना बनना है, 180, ठीक है। इससे बहुत फायदा होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते, देखो इस एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, आप इसको SQP भी बोल सकते हो, PQS बोल सकते हो, लेकिन ये Q बीच में आना चाहिए। देखो PQS या SQP, तो क्या आ जाएगा, एंगल PQS प्लस, अब इस एंगल को क्या बोलोगे हम, इसको हम RQP भी बोल सकते हैं और PQR। तो PQR लिखूंगा मैं इसको, किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल। अब देखिए ये वाला एंगल क्या बोलेंगे, इसको एंगल PRQ, ठीक है, या QRP। तो PQR बोलूंगा, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRT। ये भी कितना आएगा बेटा, ये भी 180 आएगा, ठीक है। तो 180 आ गए दोनों। इससे ये फायदा होगा, देखो दोनों 180 बनाए हमने, इससे ये दोनों ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो देखो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। जब दो चीजें सेम साइड के बराबर हो तो आपस में भी वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, तो राइट हैंड साइड इनकी बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो क्या आ जाएगा, PQS प्लस PQR इक्वल टू PRQ प्लस PRT, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, चलो ये तो हो गया। अब देखो आप, हमारे पास क्या है, PQR और PRQ। हमारे को चाहिए क्या, हमारे को ये चाहिए, ये प्रूव करना है PQS इज इक्वल टू PRT। देखो PQS यहाँ पे PRT है, ये तो आ गया यहाँ पे, लेकिन ये नहीं चाहिए हमारे को। PQR और PRQ किसी हद तरह से हट जाए तो ये नहीं बचा हमारे पास, PQS और PRT प्रूव हो गया। लेकिन ये हटेगा कैसे, एक चीज आपको गिवन है कि PQR जो है वो PRQ के इक्वल है। देखो PQR PRQ, तो अगर ये इक्वल है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको क्या लिख सकता हूं, PRQ को PQR, ठीक है। दोनों PQR बन जाएंगे। एक यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड आएगा, तो माइनस का होगा तो कट जाएंगे, ठीक है। तो या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि PQR को मैं क्या लिखूं, PRQ, या PRQ ही बनाने दोनों, या PQR ही बना सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRQ, क्या लिख सकता हूं मैं, PQR लिखना है प्लस PRT। आपको लग गया होगा पता क्यों लिखा इक्वल, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल है दिए हुए। देखो ये कट गया, कटा ऐसे, आप ऐसे कर सकते हो अगले स्टेप में कि इसको ले आओ यहाँ पे
तो ये प्लस का है, माइनस होगा, चाहे इसको ले जाओ यहाँ पे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो कट गए, पी क्यू आर से पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से प्रूव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 23, फैक्टराइज। इसमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो इसमें भी दो पार्ट है, इनमें से एक करना है आपको, तो दोनों करेंगे हम यहाँ पे। इसमें बोला गया 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। इसको फैक्टराइज करना है। देखो, +y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। तो देखिए, आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन में, गुणनखंड वाले क्वेश्चन में आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला लग रहा है। बस ये पहचान लिया आपने तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मेरे को लग रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखो, a² + b² + c² क्या होता है, सॉरी, x + a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आप ऐसा बोल सकते हो, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, इससे आसान होगा आपके लिए। देखो क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड, इस फॉर्मूले की यहाँ पे कौन सी साइड दी है, राइट हैंड साइड दी है। देखो ये वाली साइड दी है ना, तो ये इसी चीज से हमने इसको कंपेयर करना है। देखो, हम तब कंपेयर कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे a² है ना, यहाँ पे मेरे को तब बनेगा यहाँ पे a² जब सबके साथ स्क्वायर हो। देखो यहाँ पे x के साथ तो स्क्वायर है, लेकिन 2 के साथ भी क्या लाना है, स्क्वायर लाना है हमने। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्या लिखता हूं मैं इसको, 2 के साथ, मतलब इस नंबर के साथ मैंने स्क्वायर लाना, तो कैसे आएगा इस नंबर के साथ, इसका क्या करना पड़ेगा, अंडरूट, मतलब होल स्क्वायर लाना है। ओनली x के साथ स्क्वायर, मेरे को इसके साथ भी स्क्वायर लाना है। तो इसका स्क्वायर लाने के लिए आपको इसका अंडरूट, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, 2 × 1 = 2, तो एक ही नहीं बचा, 2, तो अंडरूट ही नहीं रहा है। ठीक है, पेड़ बने नहीं ना। देखो, अगर मान लो 9 होता है, ठीक है, यहाँ पे 9x² होता, तो क्या बनाना था, 3 × 3 = 9, 3, तो ऐसा लाना था, 3x² बन जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, इसका अंडरूट निकलता नहीं, तो ये अंडरूट 2 ही रहेगा। अब देखो y² इसके साथ तो यहाँ तो है नहीं कुछ नंबर, तो ये y² ही रहा। ठीक है, अब 8 देखो, z के साथ तो स्क्वायर है पर, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर लाना है। कैसे लाना है, देखो अंडरूट निकालना है 8 का। 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो पूरा तो इसका आता नहीं, अंडरूट जितना आता है उतना लिख लो। देखो एक बन गया, देखो 2, मतलब 2 इनका पेयर बन गया, तो 1 आ गया 2 बार, ये रह गया अकेला, तो क्या बचा 2, 2 √2, ये आ जाएगा इसका 2 √2 और साथ में z²। बस बेटा इतना काम कर दिया ना आपने, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, a² + b² + c² आ गया ना। इसके बाद तो बस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है जो ये आ गया। देखो क्या है फॉर्मूले में, +2ab, a कितना है आपके, √2x, और b कितना है, b कितना है यहां से देखना है, y² नहीं है, y है। ठीक है, y +2ab + 2bc, देखो यहाँ पे +2bc। अब b देखो यहाँ पे b कितना है, y, और c कितना है, देखो c है 2 √2z, ये c स्क्वायर नहीं बेटा, जो अंदर है ना। ठीक है, बस मैं वैल्यू पुट करूंगा। देखो अब +2c है ना, देखो 2 लिख दिया, c लिखना मैंने, c कितना है, ये वाला है, देखो c यहाँ पे, ये 2 √2z, और a कितना है, √2x +2c ये आ गया। ठीक है, चलो ये तो आ गया। एक बात ध्यान रखना इसमें, ये तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया लगभग, लेकिन एक बात ध्यान रखना, माइनस कब ध्यान रखना है।
देखो माइनस का पता कैसे लगाते हैं बेटा हम कि किसके साथ माइनस, देखो आप ऊपर माइनस है ना, तो माइनस कहीं ना कहीं तो हो गई। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई हुआ ना, देखो ए बी, तो इसका मतलब होता है कि ए के साथ माइनस है या बी के साथ माइनस है। इनमें एक के साथ माइनस, दोनों के साथ नहीं होता होगा माइनस, दोनों के साथ होता माइनस, तो यहाँ पे क्या होना था प्लस। इसका मतलब है कि एक के साथ किसके साथ माइनस। तो देखो अगर ए के साथ माइनस, अगर बी के साथ माइनस होता, देखो 2yz है ना, तो यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी अगर बी के साथ माइनस होता, क्योंकि बी सी होता, देखो यहाँ पे भी आया, बी यहाँ पे भी आया, तो इसके साथ भी यहाँ पे क्या होना था, माइनस होना था। तो इसका मतलब है किसके साथ है माइनस, ए के साथ है माइनस। देखो यहाँ पे क्या है 2ca आया है, देखो यहाँ पे माइनस आया क्योंकि ए आया ना यहाँ पे, तो ए की वजह से माइनस आ रहा है। तो अब आपने एक काम करना है, जहाँ पे ए है वहां पे माइनस लगा देना है। देखो ए काम था, ए स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे ऐसे माइनस लगा दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या था 2ab, यहाँ पे माइनस लगा दिया ऐसे, और यहाँ पे क्या था 2, अच्छा ये 2ab होगा 2bc, अब 2ca, देखो तो ca यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अंडर 2x है ना तो a, ठीक है। तो अब ये हो गया, बस इतना ही बनाना था हमारे को। देखो राइट हैंड साइड बनेगी ना इसकी पूरी, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे हम। देखो a कितना है माइनस अंडर 2x, और b कितना है, b है y, और c कितना है 2 अंडर 2z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्सपेंड में हम क्या करते हैं, इससे पहुंचते यहां तक सॉल्व करके। फैक्टराइजेशन में गुणनखंड में उल्टा होता है, आंसर से मतलब उल्टे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझाया होगा। नेक्स्ट है देखो इसी का ही फैक्टर का ही ये वाला 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, आपको इनमें से एक करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, ये भी मतलब फैक्टराइज वाला ही है, जैसे इसमें जैसे ऊपर था वैसे ही होगा ये भी। इसमें गुणनखंड बोला है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा था, इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूला एक आपकी बुक में जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स की जगह मैंने ए लिखा है, वाई की जगह बी लिखा है, जेड की जगह सी लिखा है, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। बस वैसे ही फॉर्मूला है, अब बुक में देख सकते हो फॉर्मूला। तो अब आपने इसमें देखना है कि आपको कौन सी साइड दी है। इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की तरह लग रहा है ना, तो आपने इसको क्या बनाना है, राइट हैंड साइड बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर कौन साइड लग रही थी आपको, ऊपर राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाया हमने। अब देखो यहाँ पे, लेकिन राइट हैंड साइड तो बनाएंगे हम, लेकिन हमारे को पहले क्या करना है, जो ये ना ए क्यूब, बस सारा खेल बेटा इन्हीं 3 नंबर का है, ये पता लग गया आपको, सब कुछ पता लग गया। देखो इसको 27 के साथ भी हमने क्या लाना है, क्यूब लाना है, एक्स के साथ तो है क्यूब, ऊपर देखो स्क्वायर वाला था वो, बस 27 के साथ लाना है क्यूब। तो 27 के साथ क्यूब लाने के लिए देखो यहाँ पे देख, ये 27 क्यूब रूट निकालेंगे इसका, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देखो क्यूब रूट में 3 का ही बनता है एक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देखो 3, कितना आया 27 का क्यूब रूट 3, मतलब 3 का क्यूब होता है 27 ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27x क्यूब को अब क्यूब में चेंज करना था ना, 3 का क्यूब, और साथ में x के साथ तो पहले क्यूब 3x का क्यूब, y के साथ तो देखो y है यहाँ पे, ये तो ऐसे ही आ गया, प्लस z क्यूब। अगर इनके साथ बेटा कोई नंबर होता तो उसका मैं क्यूब रूट निकालता, ठीक है। अब देखो माइनस 3ab, देखो माइनस 3, तो ये -3 लिख दिया। a कितना है, a है आपका 3x और b है आपका y, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू
देखो ये लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, अगर आप ये नहीं भी लिखते, ये क्योंकि दिया है आपको, आप राइट साइड भी लिख सकते थे, जैसे मैंने ऊपर यही लिखी साइड से यही स्टार्ट की लिखनी, ठीक है। तो देख ये इसे लिखनी पड़ी बेटा, तो हमारे को ये तो पता तो लगाना चाहिए कि ए है कितना, ये इससे पता चला हमारे को, ठीक है। तो अब ये साइड लिखेंगे हम, देखो ए प्लस बी प्लस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ए की जगह पे क्या आएगा 3x, बी की जगह बस यहां से डालते जाना आप, देखो 3 नंबर आपको पता लगे ए बी सी। ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे y और सी की जगह पे z इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर, ए आपका 3x है, और बी की जगह पे y तो y का स्क्वायर, और सी की जगह पे z तो z का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब 3x इंटू वाई, ये आपका 3x है ना, और b आपका y, माइनस बी सी, तो इस यहां पे आ जाएगा माइनस बी सी, तो ये y इंटू जेड, या वाई जेड लिख लो इसको सीधा, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस जेड एक्स, तो जेड तो आपका जेड ही है, एक्स कितना है आपका 3x। तो बस ये सॉल्व हो गया है, बस इस तरह से करना है आपको, 3x प्लस वाई प्लस जेड। तो 3x का स्क्वायर कितना होता है, ये स्क्वायर भी ले लो है अब 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 3xy 3 इंटू एक्स वाई कितना आ जाएगा माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये माइनस 3z इंटू 3x 3z x। इस तरह से सॉल्व होता, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बस इतना ही करना था आपने इसमें। ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन द फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो देखिए यहाँ पे ये आकृति दी हुई, ए बी लाइन है, यहाँ पे देखो ये ए बी, पूरी लाइन का नाम क्या है ए डी, इसमें यहाँ पे बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो इसमें हमारे को गिवन क्या है, ये दिया है हमारे को, देखो ए सी इक्वल टू बी डी। अब देखो ए सी इक्वल टू बी डी दिया है, तो ए सी की जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आधा मिनट का क्वेश्चन है, ए बी प्लस बी सी, और बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो ए सी किससे बना है, ए से लेकर सी तक, देखो आप क्या आएगा ए बी प्लस बी सी से बना ना, देखो ए बी प्लस बी सी आ गया इसमें ए सी में, तो इसलिए लिख दिया मैंने ए बी, ए सी की जगह पे ए बी प्लस बी सी। और बी डी देखो, बी डी यहां से स्टार्ट हो रहा है, बी डी में क्या आ रहा है बी सी प्लस सी डी आ रहा है ना, बी सी प्लस सी डी। अब देखो आपको इतना सा पता है कि बी सी सेम, यहाँ पे एक बी सी, देखो यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, माइनस का होगा प्लस, माइनस कटन जाएगा, देखो क्या बचा आपके पास ए बी इक्वल टू सी डी। यही तो आपको सिद्ध करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप समझोगे, नहीं समझे तो देख लीजिए बार बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दो दो दिए है तो दोनों करेंगे हम। देखो इसमें पहला बोला गया है ए डी एंड बी सी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। एक रेखाखंड ए बी और ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है, हमारे को ये शो करना है कि जो ये शो दैट सी डी, जो सी डी लाइन है ना, यहाँ पे देखो सी डी लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को। बाइसेक्ट का मतलब है, देखो एक होता है ना इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट होता है ये, इंटरसेक्ट कहीं से भी हो सकता है। बाइसेक्ट का मतलब होता कि इसने ना इस लाइन को दो भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड किया। अगर ये लाइन 10 मीटर ना मान लो तो 5 मीटर होगा, यहाँ पे 5 मीटर होगा यहाँ पे। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। अगर ये बराबर बराबर नहीं है तो आप इसको बाइसेक्ट नहीं बोल सकते, आप इसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्ट बोलोगे। अगर यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर, अगर बराबर बराबर है तो बाइसेक्ट। तो हमारे को ए बी को मतलब बाइसेक्ट शो करना है, यानी समद्विभाजित शो करना है, तो ए ओ इक्वल टू ओ बी ये शो करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट जो सर्वाग सम आप देखते हो हिंदी वाले, वही हमारे को इसमें प्रूव करना है। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो करते हैं इसको सॉल्व।
देखिए आप इस ट्रायंगल में इन दोनों देखो दो ट्रायंगल बनी ना, यहाँ पे कौन कौन सी ट्रायंगल बनी। अगर मैं ये और ये ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो आपको पता है कि ये बाइसेक्ट शो हो गया होगा ना। देखो तो बाइसेक्ट शो हो जाएगा, तो अब ये साइड इक्वल आ जाएगी हमारे। तो पहले कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा इस ट्रायंगल को, मतलब सर्वांग सम शो करना पड़ेगा। तो देखिए सर्वांग सम शो करने के लिए पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ले लो आप, देखो DOA लिख लो चाहे COB लिख लो, ठीक है। इन ट्रायंगल DOA लिख लिया, एक लिख लो, एंड DOA हो गया ना, देखो एक हो गया DOA लिख दिया आपने, फिर लिख लो COB लिख लो, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं आप। देखो तो ये हो गया। अब इनमें देखो आप कौन कौन सी क्या क्या आपको इक्वल आ रहा है। देखो सबसे पहले तो DAD इक्वल टू, देखो यार बोला ना AD एंड BC आर इक्वल, तो AD इक्वल टू BC, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है, देखो आर इक्वल है, ये इक्वल है ना, देखो ये भी लगा यहाँ पे निशान जा, ये कट भी लगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इक्वल होता है AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है आपको। अब क्या देखो तीन चीजें देखनी होती है हमारे को कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम प्रूव करने के लिए। तो तीन चीजें और कौन सी है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे ये देखो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल है ना। तो आप सीधा लिख लीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इज 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। अगर आपने इसको एंगल A लिखा तो आप इसको DAO भी बोल सकते हो, ठीक है, OAD भी बोल सकते हो, वैसे इसको भी OBC भी बोल सकते हो, CBO भी बोल सकते हो, बात एक ही, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो तीसरी चीज क्या है, ये और ये एंगल भी इक्वल है ना। क्यों है इक्वल, देखो COB DOA, ठीक है, COB और इसको इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को COB और इसको DOB, आप इसको BOC भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल DOA, देखो DOA इक्वल टू COB, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है। मेरे को हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है कि हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, आपने देख लेना हिंदी वालों ने, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये होते हैं, देखो अगर दो लाइनें मिलती है ना कहीं तो ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, ऑपोजिट में बढ़ना है, देखो वर्टिकली, देखो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। कहीं मतलब कैसी भी लाइन हो, ये एंगल देखो, तो ये लाइनें थी यहाँ पे DC और AB एक हिसाब से लाइन है, ये मिल रही है, तो ये एंगल इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया, तो इससे क्या शो होता है कि जो ये ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, ये कॉन्ग्रुएंट शो होगी है, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट शो होगी है तो इसका मतलब क्या है, एंगल साइड AO इक्वल होगी किसके, साइड, देखो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी से क्या आता है, AO इक्वल टू BO, ठीक है, या कुछ लिख लो आप, BO इक्वल टू AO लिख लो, या OB इक्वल टू OA लिख लो, ठीक है। ये साइड इक्वल आ गई, तो इससे क्या शो हो गया, ये क्या है, समद्विभाजित है। तो लिख सकते हैं आप इसके बाद देयरफॉर AB बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। इस तरह से बाइसेक्ट होती है, क्योंकि ये इक्वल शो हो गया ना, तो बस इक्वली शो करना था आपको इनको, तो बाइसेक्ट शो हो गई है। नेक्स्ट देखिए इसी में ही है ये ABC एंड DBC आर टू isosceles triangle on the same base BC show that ABD इक्वल टू ACD। ABC तथा DBC समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आकृति में देखिए दर्शाइए कि ABD इक्वल टू ACD है। तो ये देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको यही भी कर देता हूँ। देखो जैसे ये लाइन लगाई, एक लाइन लगा ली बीच में, बस खुद ये एक लाइन इन्होंने दी है, एक ये लगा ली खुद। तो अब देखो हमारे को क्या शो करना है, ABD इक्वल टू ACD, ये है ABD ACD, ये पूरा एंगल आ रहा है, ठीक है। तो जब मेरे को देखो ABD किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABD में आ रहा है ना, और ACD किस में आ रहा है,
ACD ट्रायंगल में इस साइड जो ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन्हीं ट्रायंगलों को लेंगे बेटा, इन्हीं दो ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो क्या लूंगा मैं इनमें, देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। देखो इसमें क्या कॉमन है, एक तो ये और ये साइड कॉमन होगी। देखो एक कट लगा ना, यहाँ पे एक कट लगा, तो इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो क्या आ गया, AB इक्वल टू AC आ गया। देखो AB इक्वल टू AC, एक चीज तो आ गई, तीन चीजें देखनी होती हमारे को। अब देखो BC इक्वल टू CD, ये भी आ गया, BC इक्वल टू CD। ये सारा क्या था, ये भी गिवन है, दोनों चीजें ये गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज देखो AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD आ गया ना। देखो AD क्यों है, देखो इस ABD में आ रहा है ना, ये साइड कॉमन साइड है ACD में, मतलब दोनों में साइड, तो ये क्या आ गया कॉमन। जब तीन चीजें आ गई है, कौन कौन से है, देखो इसमें तीनों साइड ही आई, बाय साइड साइड साइड। ये क्या होगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय साइड साइड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, जब दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी साइड भी इक्वल होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये ABD एंगल ABD इसमें बनना है, देखो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो ये प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया, इनमें से एक ही करना था वैसे आपको, एक करना आपको जो आपको अच्छा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है कि उसके एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो वो सारे एंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो वो आपको शो करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60 के होते हैं, ये शो करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। मतलब इक्वल होते हैं तीनों एंगल। तो ये कैसे शो करेंगे, बराबर होते हैं जो एंगल। देखिए इसमें सबसे पहले आप इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज को समझिए, होती क्या है। ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें क्या होती है, बराबर, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी तीनों साइडें क्या होगी बेटा, बराबर होगी, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें, इसको मान लो आप ABC, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा इसमें, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। बेटा कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये 180 तो हो गया, देखो ये तो सबको पता है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू, चलो पहले मैं ये लिखता हूँ, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ठीक है। क्या बोला है, देखो क्या लिखा मैंने, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ये गिवन है, क्यों है गिवन बताइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा बराबर, तब लिखे मैंने तीनों भुजा बराबर आपस में, ठीक है। अब देखो एंगल साइड AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल C है ना, देखो। और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A। और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B। अब जरूरी नहीं आपने C लिखना पहले या B लिखना या A लिखना, आप कोई भी लिख सकते हो, A लिख लो, यहाँ पे B लिख लो, C लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए। देखिए क्यों हुआ ये, देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, थ्योरम ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में साइड इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। जैसे ये साइड अगर इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये है यहाँ पे, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है।
और ये एरिया साइड इक्वल है तो इनका ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट क्या है ये, देखो बेटा तीनों साइड इक्वल है, तो ए बी का ऑपोजिट क्या हुआ, सामने ऑपोजिट एंगल सी, तब लिखा मैंने एंगल सी। बी सी का ऑपोजिट कौन सा हुआ, एंगल ए सी का ऑपोजिट कौन सा हुआ, एंगल बी। तो बेटा जब साइड इक्वल, मतलब साइड जब इक्वल हो ना, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, इक्वल। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो ही साइड होती है इक्वल, मान लो ये एरिया साइड इक्वल है, ये नहीं है नहीं इक्वल, तो ये इसके सामने वाला एंगल हुआ ये, इसके सामने वाला हुआ एंगल हुआ ये, तो ये एरिया एंगल भी इक्वल हो गए, जरूरी नहीं तीसरा एंगल, पर यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल क्या हो गए, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मतलब तीनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। जब ये तीनों एंगल इक्वल आ गए तो मैं तीनों को क्या बना सकता हूँ, एंगल ए, या एंगल बी बना लो या एंगल सी बना लो, ठीक है। मैंने तो ए के बनाना है, मतलब एंगल ए ही बना दो, क्योंकि ये तीनों इक्वल है आपस में, सी ए के ए बी के, तो बी ए सी के बी इक्वल होगा, मतलब तीनों है आपस में इक्वल, तो तीनों को ए की बना दिया। इसी ये फायदा हुआ, क्या आ गया, ए प्लस ए कितना आया, 3a आ गया ना, इज इक्वल टू 180। तो देखो इसकी जगह पे आ गया, इन तीनों की जगह पे बी और सी की जगह पे ए लिख दिया मैंने। तो देखो 3a प्लस ए 3a आ गया, तो ए इज इक्वल टू 180/3 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल ए 60 डिग्री है तो बी भी कितना हो जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं है, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री। इस तरह से शो होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था समझने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्वलेट, अच्छा ये तो हो गया। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। एक समांतर चतुर्भुज यानी ये होती है, देखो पैरेललोग्राम देखी होगी आपने, जिसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। इसके बोला गया है कि इसके डायगोनल अगर बराबर कर देना, ठीक है, अगर इसके डायगोनल बराबर कर दिए तो ये क्या बन जाती है, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर इसके डायगोनल इक्वल बन गए ना तो ये क्या बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती है, ये बोला इन्होंने, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये ए बी सी डी, आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होती है, यानी समांतर चतुर्भुज, उसकी ए बी इक्वल टू डी सी होती है, ए डी इक्वल टू सी बी होती है, ये होता है इसमें। इसमें फर्क ये होता है कि इसमें एंगल जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का भी हो, जो ये एंगल होता है ये वाला एंगल आयत में यानी रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमारे को ये रेक्टेंगल शो करनी है, तो रेक्टेंगल शो करने के लिए एक एंगल इसका 90 डिग्री का शो करना पड़ेगा, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, या ये वाला कर लो, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले देखो ये पॉइंट ले लो ओ, यहाँ पे तो हमारे को देखो ए बी सी इसमें गिवन है, ये है हमारे को गिवन, देखो कि बी सी ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है हमारे को, क्योंकि इन्होंने बोला कि डायगोनल क्या है इसके इक्वल, ये डायगोनल होता है, ये बी डी और ए सी ये इक्वल है। देखो तो अब क्या करेंगे इसमें, मैंने कोई भी दो ट्रायंगल ले लेनी है जिसमें ये दोनों डायगोनल भी कवर करो, विकर्ण, ये विकर्ण बोलते हैं इनको डायगोनल को हिंदी में, ठीक है। तो ए बी सी और डी सी बी, देखो कौन सी लूंगा मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी, कोई भी ले सकते हैं आप, जरूर नहीं यही लेनी है। तो देखिए देखो ए बी सी डी सी बी कोई भी ले लो आप, लेकिन दोनों डायगोनल आने चाहिए उसमें। देखो आ रहा है ना इसमें, ए बी सी में कौन सा डायगोनल आ रहा है, ए सी विकर्ण आ रहा है, ठीक है। डी सी बी में डी बी विकर्ण आ रहा है, तो इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो आप इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों है इक्वल, ये पैरेललोग्राम बेटा समांतर चतुर्भुज है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसलिए लिखा, ठीक है। तीन चीजें देखनी है ना, सर्वांग सम प्रूव करने के लिए यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ये आगे। अब देखो इसमें ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू डी बी, ए सी इक्वल टू डी बी, ये क्यों आया, ये क्या, ये गिवन है देखो ऊपर,
है ना, ए सी इसमें आ रहा है ए बी सी में, और डी बी इसमें आ रहा है डी सी बी में, इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये है गिवन। अब तीसरी चीज देखो आप, इसमें क्या है, ए बी सी है, डी सी बी है, तो देखो बी सी दोनों में आ रहा है, बी सी इक्वल टू बी सी, ये है कॉमन। तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है बाय साइड साइड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो इसका मतलब है कि एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी भी क्या होंगे। तो चलो पहले तो लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, यानी सर्वांग सम प्रूव होगी है ट्राइंगल डी सी बी। तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। देखो ए बी सी एंगल आ रहा है ना इसमें, ए बी सी ट्राइंगल में, और ए सी बी यानी ये वाला एंगल आ रहा है इसमें डी सी बी ट्राइंगल में, तो ए बी सी इसमें आ रहा था। ये जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या हो गए, इक्वल। तो ये नहीं करना था इक्वल शो हमारे को, तो ये या ए कोई भी एंगल इनमें से 90 डिग्री शो करना है। तो आपको एक बात पता है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्यों होता है इक्वल, आपको पता है, जब दो पैरेलल लाइन होती ना, देखो डी सी और ये ए बी, ये दो पैरेलल लाइन होती, इसमें जो एक लाइन कोई पैरेलल लाइन मतलब समांतर लाइन रेखाएं होती, ठीक है। इसमें जो आप तीसरी लाइन इनके बीच में से निकालो तो ये एंगल जो बनते हैं ना, या ये और ये एंगल, इनका सम कितना होता है 180। इसका 180 होगा, इसका भी 180 होगा। इसलिए देखो ये डी सी और ए बी यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है, पता है ना आपको, ये समांतर चतुर्भुज है बेटा, तो इसकी ये लाइन पैरेलल हुई, समांतर हुई, तो इसके देखो एक साइड में ये एंगल का सम 180 नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए 180 लिखा है, ठीक है। जब ये 180 है तो ऊपर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है ए बी सी, या ए बी सी बना दो या डी सी बी बना दो, ठीक है। तो ए बी सी बना देता हूं मैं इसको, ए बी सी इक्वल टू 180। तो ये कितना आ गया, ए बी सी प्लस ए बी सी, 2 ए बी सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखो ए बी सी कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। देखो ए बी सी कितना आ गया, ए बी सी एंगल आ गया 90 डिग्री। अगर आप इसको डी सी बी बनाते तो डी सी बी आ जाए 90 डिग्री, तो कोई भी आ जाए 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो तब कर पाया आप ए बी सी इक्वल प्लस डी सी बी की जगह आप तब लिख पाए ए बी सी, क्योंकि आपने ये लिखा है यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू डी सी बी, आपने इक्वल प्रूव किया है, ऐसे अपनी मर्जी लिख सकते, ठीक है। तो ये आ गया अब 90 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल। देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यह एक आयत है, ठीक है। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, इनको भी जल्दी से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट एंगल्स ऑफ, अच्छा ये तो हो गया, बार बार यही बोल रहा हूँ। देखो नेक्स्ट है, इन फिगर ए बी सी, इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड बी डी सी। इसमें बी डी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो जल्दी से करूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें भी आपको ये 9th जो नई बुक से 9th से आया, सर्कल वाला जो आपका है ना चैप्टर, उससे क्वेश्चन आया। इसमें हमारे को ये निकालना है, एंगल बी डी सी निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि बी डी सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो देखो इसमें जो ये ट्राइंगल है ना, देखो ऐसे बना लेता हूँ मैं इसको, इस ट्राइंगल को बना रहा हूँ मैं साइड में, चलो ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, ठीक है। ऐसे ये ट्राइंगल, ये एंगल बी है ना यहाँ पे 69 डिग्री, देखो पूरा है बेटा ये 69 डिग्री, ठीक है, लिखा है यहाँ पे। ये एंगल बी मतलब ये वाला, इस ट्राइंगल का ए बी सी में बनना है, ये एंगल ए बी सी ना, ये कितना है 69 डिग्री, ठीक है। और ये है यहाँ पे 31, देखो ए बी सी में ये बी सी डी नहीं है, ये एंगल 31, देखो यहाँ तक ही नहीं है ये, तो बी सी ए है या ए सी बी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये 31 है, तो अगर ये एंगल निकल गया ना मेरे, तो ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 एंगल दिए बेटा, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 61 है, ये 31 है, 69 है, ये 31 है, 69 और 31 कितना हुआ, 100 नहीं हुआ, तो 100 हुआ, ये 100 हुआ है, तो ये कितना, इसके लिए 80 नहीं बचा, तो 180 नहीं बनना चाहिए इनका सम, ठीक है। तो इस तरह से ये एंगल निकल जाता है, पर निकालना पड़ेगा आपको, आप ऐसे तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें इन ट्राइंगल
क्या नाम है इसका, ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल, इस एंगल को क्या बोलूंगा मैं, BAC या CAB बोल लो, ठीक है। एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC देखो ABC, और इसको क्या बोलेंगे ACB। जो बेटा एंगल होता है ना वो बीच में आना चाहिए, जैसे B था ना ये, तो एंगल ABC, और ये C है तो एंगल ACB, देखो C बीच में आ रहा है, तो एंगल ACB ये कितना होगा मिला के 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री है तो देखो इसमें से जो दिया है एंगल BAC निकालो। अब मैंने बोला ना आपको, अगर आपने ये वाला एंगल निकाल लिया ना, ये वाला एंगल BAC, तो आप ये निकल जाएगा, ठीक है। तो एंगल BAC निकालना है, इसकी ABC की जगह पे क्या पुट कर देना है, कितना दिया है आपको 69, ये 69 पुट कर दिया, और ACB की जगह पे 31, और ये 180, ये किसके इक्वल है 180 के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल BAC ये हो गया, दोनों मिला के जमा करके 100 डिग्री, और ये 180, तो एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री आ गया ना, 80 नहीं बचाइए, ठीक है, माइनस करके। तो अब देखो ये आ गया BAC। तो अब देखो क्यों निकाला मैंने BAC, क्योंकि पूछा तो उन्होंने BDC है। तो देखो यहाँ पे एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, क्यों है ये इक्वल, जब एंगल BAC 80 है तो एंगल BDC भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, इस तरह से ये निकल गया, ठीक है। तो अब समझाता हूं कि क्यों है ये इक्वल। आपने थ्योरम पढ़ी है एक 9.6 की, कौन सी है 6, 7, 8 कुछ भी देख लेना आपने कौन सी होगी, कि जो सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो इसका रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो अब देखो ये था ना BC था यहाँ पे सेगमेंट, इसने जो भी एंगल बनाएगा ना कहीं को भी, देखो इसने कौन सा एंगल बनाया, ये BAC BDC ऊपर को बना रहा है, देखो एंगल है ये, तो ये रे एंगल हमेशा इक्वल होना है, चाहे यहाँ को बनाता है ये, तो ये भी उतना ही होना था, ठीक है। तो समझ गए होगा आप, ये थ्योरम है बेटा, इसके बेस पे हुए, ठीक है। चलो ये तो समझ गए होगा आपकी इक्वल है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसमें क्यों नहीं किया है माइनस वगैरह जो किया ना यहाँ पे, जो मैंने ये निकाला BAC, तो BAC निकाल के ये फायदा हुआ कि वो BDC के इक्वल है, क्योंकि एंगल सेम होते हैं, तो ये निकल गया, ठीक है। BAC कैसे निकला, इससे माइनस करके 180 से ये देखा ना आपने। तो आप ये सोच रहे हो कि हमने इसमें क्यों नहीं लगाया है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180, इसी ट्रायंगल में क्यों, इस ट्रायंगल को यूज क्यों नहीं किया BDC को, इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि आपके पास ये एंगल था यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक था 69, ना कि यहाँ से यहाँ तक। अगर ये दिया होता और यहाँ से ये ऊपर तक दिया होता तब लगा सकते हम, तब इसमें लगानी थी हमने वो थ्योरम कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। समझ गए ना आप बात, तो ये हम लगा सकते थे क्योंकि इसके थे नहीं दो एंगल दिए हुए BCD के, थे दिए हुए ABC के दिए हुए दोनों एंगल, देखो है ना, देखो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस तरह था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है इन फिगर AB पैरेलल टू CD फाइंड APQ, सॉरी इसमें हाँ इसमें लिखा है देखो, इसमें बोल रहा है, अच्छा इसमें X और Y निकालना है ना, इसमें APQ दिया है 50 डिग्री, PRD दिया है 127, ठीक है। तो X और Y निकालना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको, ये बना ले, चलो बनाने की जरूरत नहीं, इन्होंने बनाई है खुद। देखो यहाँ पे ये है X यहाँ पे, और ये है Y यहाँ पे दिया हुआ, बस इतना सा काम है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, APQ ये दिया है 50 डिग्री, तो लिख लेता हूँ मैं एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, और PRD दिया है 127। तो अब देखो मैं यहां से कौन सा एंगल निकाल सकता हूँ, सबसे पहले Y निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता, देखो Y प्लस 50 इज इक्वल टू एंगल
RT। देखो यहाँ पे जो ये ना यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से, देखो मैंने एक चीज़ बोली आपको, अगर दो लाइनें पैरेलल हो उसके बीच तीसरी लाइन लगाई जाए तो पिछले क्वेश्चन बोला था, तो सेम साइड में बनने वाले एंगल का सम कितना होता, 180 होता है। ठीक है, ये 180 होता है। लेकिन जो क्रॉस में एंगल बनते हैं, जैसे मान लो ये एंगल 1 2 3 4 नाम देते उसको, एंगल 1 और 3 का सम होगा 180, एंगल 2 और 4 का सम होगा 180, लेकिन एंगल 1 होगा जो क्रॉस में बनना है ना, देखो ऐसे ये जितना एंगल 1 है उतना ही कितना होगा, एंगल 4 होगा, ये बराबर हो गए। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ पे देखो आप ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, बोला नहीं उन्होंने क्वेश्चन में, देखो तो ये है ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा बोलते हैं जिसको। तो देखो इसके क्रॉस में बनने वाले एंगल, तो इसके क्रॉस में यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाए, ऐसा नहीं भी आप यहीं तक लो, यहाँ से ये इस पैरेलल लाइन में ऊपर टच होनी चाहिए। देखो ये भी यहाँ से इस पैरेलल लाइन में टच हो रही है, तो ये कुल मिला के क्या है, ये वाई भी है और 50 डिग्री कुल मिला के इस साइड, यहाँ पे क्या है ओनली 127। तो देखो y प्लस 50 इक्वल टू ये एंगल PRD। तो देखो यहाँ पे ये क्यों हुआ, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये कौन से एंगल बने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको, जो क्रॉस में बनते हैं। ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होगे, देख लेना आपने। तो अब ये आ गया, देखो y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो यहां से आप y निकाल सकते हो, ये कितना आ गया 127, PRD आपका 127 है ना। ठीक है, तो ये 127 माइनस 50 कितना आ गया, ये आ गया 77 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई, अब x बचता है हमारे, तो x देखिए, अब देखो यहाँ पे x कैसे आएगा, x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो देखो x वैसे कई तरीके से निकाल सकते हैं बेटा x, लेकिन आप देखो मैं आसान तरीका बताऊंगा आपको। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, x 50 डिग्री हो जाएगा। देखो x क्यों होगा 50 डिग्री, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे PQ है लाइन, अब बेटा ये PR लाइन थी, इसको दो पैरेलल लाइन के बीच में, अब PQ भी तो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी के बीच में। तो देखो यहाँ पे क्रॉस में नहीं बनना है, देखो यहाँ से क्रॉस को यहाँ को, तो ये एंगल इक्वल नहीं हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ तक ये भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो जितना ये यहाँ पे देखो ऐसा ना, ये ऐसी लाइन, तो ये और ये एंगल इक्वल नहीं हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका भी सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बेटा हिंदी में देखना आप क्या बोलते हैं। तो x आ गया 50, y भी आ गया 77। तो ये और तरीकों से भी हो सकता है, पर ये तरीका मेरे को आसान लगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें, तो सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे थोड़े क्वेश्चन बचते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट है आपका, कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू।